नमस्कार। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी तस्वीर। यह कहानी जिस समय की है उस समय ब्रह्मा देश अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। उन दिनों उसके राजा रानी थे, मित्र राजा थे, सैन्य सामंत थे और वे अपने देश का शासन खुद ही चलाते थे। मांडले राजधानी थी, किंतु राजवंश के अनेक व्यक्ति देश के विभिन्न शहरों में जा बसे थे। मालूम होता था उन्हीं में से कोई एक राजवंशी बहुत समय पहले पेगु से 5 कोस दक्षिण में इमेदीन ग्राम में आकर बस गया था। उसकी प्रकांड अट्टालिका, प्रकांड बगीचा, पर्याप्त धन दौलत और बड़ी भारी जमींदारी थी। जब परलोक से पुकार आई तब इस सब के जो मालिक थे उन्होंने बुलाकर कहा, भाई वाको, इच्छा थी कि तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी लड़की का ब्याह कर जाऊंगा, किंतु वह शुभ घड़ी में देख न सका। मां सोए रह गई, उसकी देखभाल करना। इससे अधिक कहने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। वाको उनका बचपन का बंधु था। एक दिन उसके पास भी खूब दौलत थी, लेकिन फायर मंदिर बनवाने और भिक्षुओं को खिलाने पिलाने में केवल अपने सर्वस्व का ही अंत नहीं, बल्कि वह ऋणग्रस्त भी हो गया था। फिर भी जीवन में अपने इस मित्र को पहचानने का उस मुर्मुषु को इतना बड़ा भारी सुयोग मिल गया कि वो उसे अपना सर्वस्व ही नहीं, इकलौती लड़की को भी निर्भयता से सौंप देने में तनिक न हिचकिचाया। किंतु यह दायित्व वाको को अधिक दिन वहन न करना पड़ा। उसके पास भी उस पार का समय न पहुंचा और उस महामान्य परवाने को सिर माथे रखकर वह वृद्ध वर्ष का चक्र पूरा घूमते न घूमते संसार का भार वहीं फेंक कर अज्ञात की ओर चल दिया। इस धर्म प्राणी दरिद्र के प्रति गांव वासियों का जितना सद्भाव था, जितनी श्रद्धा भक्ति थी, उतने ही प्रचंड आग्रह से उन्होंने उसका मरणोत्सव भी मनाया। वाको की मृत देह मालाओं तथा चंदन से सज्जित करके पलंग पर लिटा दी गई। उसके आगे खेल तमाशों, नृत्य गीतों और आहार विहार का स्रोत रात दिन अविराम गति से बहने लगा। ऐसा जान पड़ता था मानो इसका कभी अंत ही न होगा। पितृशोक के इस उत्कट आनंद से क्षण भर के लिए किसी भी प्रकार भागकर बाथिन एक निर्जन वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। इतने में अचानक चौंक कर उसने पीछे देखा कि मां सोए खड़ी है। उसने आंचल के छोर से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बाथिन की आंखें पोंछ दी। मां सोए पास बैठकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से बोली, पिताजी मर गए हैं, किंतु तुम्हारी मां सोए तो अभी तक बची हुई है। बाथिन तस्वीरें बनाता था। अपनी बनाई हुई अंतिम तस्वीर उसने एक सौदागर के द्वारा राजा के दरबार में भेज दी। राजा ने तस्वीर को ले लिया और खुश होकर उसके बदले अपनी बहुमूल्य अंगूठी उसे पुरस्कार में दे दी। आनंद से मां सोए की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पास खड़ी होकर मृदु कंठ से बोली, बाथिन, जगत में तुम सबसे बड़े चित्रकार होगे। बाथिन हंस पड़ा और बोला, शायद मैं पिता का ऋण अदा कर सकूंगा। उत्तराधिकार सूत्र से मां सोए ही उसकी एकमात्र महाजन थी, इसलिए वह इस बात से सबसे अधिक लज्जित होती थी। बोली, तुम बार बार इस प्रकार ताने दोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बाथिन चुप ही रहा, किंतु यदि पिता का ऋण अदा न हुआ तो उनकी मुक्ति न होगी। इस बड़ी भारी विपत्ति की बात स्मरण करते ही उसका समस्त बदन मानो सिहर उठा। बाथिन का परिश्रम इन दिनों बहुत बढ़ गया है। जातक कथाओं में से एक नया चित्र वह अंकित कर रहा था। आज सारा दिन उसे सिर उठाकर देखने का भी अवकाश नहीं मिला। मां सोए प्रतिदिन जिस तरह आती थी उसी प्रकार आज भी आई। बाथिन के सोने का कमरा, रहने का कमरा, तस्वीरें बनाने का कमरा वह स्वयं अपने हाथों से सजाकर और सारी सामग्री को सिलसिले से यथास्थान रखकर वह चली जाती थी। इस काम का भार नौकर नौकरानियों पर डाल देने का साहस उसे नहीं होता था। सम्मुख ही एक दर्पण था जिसमें बाथिन का प्रतिबिंब पड़ रहा था। मां सोए टकटकी लगाए देखती रही और अचानक एक निश्वास डालकर बोली, बाथिन, यदि तुम मेरे समान लड़की होते तो अब तक देश की रानी हो जाते। बाथिन ने मुंह उठाकर हंसते हुए कहा, क्यों भला, कहो तो। राजा तुम्हें ब्याह कर अपने सिंहासन पर बिठाते। यद्यपि उनकी कई रानियां हैं, तथापि ऐसा रंग, ऐसे बाल, ऐसा मुख भला उनमें से है किसी के। यह कहकर वह तो अपने काम में लग गई, किंतु बाथिन को याद आने लगा कि जब वह मांडले में तस्वीर बनाना सीखता था तब भी बीच बीच में यही बात सुना करता था। उसने हंसकर कहा, किंतु रूप चुराने का यदि कोई उपाय होता
तो मुझे भुलाकर तुम स्वयं राजा के बाईं तरफ जा बैठती। माशोई ने इस अभियोग का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा, तुम नारी के समान दुर्बल हो, नारी के ही समान कोमल हो और नारी के समान सुंदर हो। तुम्हारे रूप की कोई सीमा नहीं। इस रूप के आगे वह अपने को मन ही मन बहुत छोटा समझती है। वसंत के प्रारंभ में प्रतिवर्ष इसी इमेदिन ग्राम में अत्यंत समारोह से घुड़दौड़ होती है। आज उसी उपलक्ष्य में गांव के बाहर मैदान में भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। माशोई धीरे धीरे बाथिन के पीछे आ खड़ी हुई। वह एकाग्र मन से तस्वीर बना रहा था, इसीलिए उसकी पगध्वनि सुन न सका। माशोई बोली, मैं आई हूं, जरा मुड़कर तो देखो। बाथिन ने चकित होकर पीछे देखा और विस्मित होकर पूछा, अचानक इतनी सजावट किस लिए की गई है? वाह, देखती हूँ तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज हमारे यहाँ घुड़दौड़ है। आज जो जीतेगा वो मुझे माला पहनाएगा। कहाँ, सो तो सुना नहीं। कहकर बाथिन तुलिका पुनः उठाना ही चाहता था कि माशोई उसके गले से लिपट कर बोली, नहीं, तुमने सुना है, तुम उठो, और कितनी देर करोगे? ये दोनों प्रायः बराबरी के हैं। बाथिन 2-4 महीने बड़ा हो सकता है, किंतु बचपन से अब तक इसी प्रकार उन्होंने 19 बरस काट दिए। खेला है, मारपीट किया है और प्यार किया है। सामने के विशाल दर्पण में अब तक 2 मुख 2 खिले हुए गुलाबों की तरह फूल गए थे। बाथिन उन्हें दिखाकर बोला, ये देखो। माशोई कुछ क्षण चुपचाप नीरव भाव से उन दोनों तस्वीरों की ओर देखती रही। आज अकस्मात पहले ही पहल सोचा कि मैं स्वयं भी बड़ी सुंदर हूं। आवेश में उसके दोनों चक्षु बंद हो गए। वो धीरे से कान में बोली, मैं मानो चंद्रमा का कलंक हूं। बाथिन उसके मुख को और भी पास खींचकर बोला, नहीं, तुम चांद का कलंक नहीं हो, तुम किसी का कलंक नहीं हो, तुम तो चांद की कौमुदी हो। एक बार अच्छी तरह देखो तो सही। किंतु माशोई को आंखें खोलने का साहस नहीं हुआ। वो उसी तरह दोनों चक्षु मूंदे रही। शायद इसी तरह बहुत क्षण कट जाते, परंतु उसी समय एक नर नारी दल नाचता गाता सामने के रास्ते से होकर उत्सव में योग देने के लिए जाता दिखाई दिया। माशोई एकदम खड़ी हो गई और बोली, चलो, चलने का समय हो गया है। किंतु मेरा जाना बिल्कुल असंभव है माशोई। क्यों? मैंने इस चित्र को 5 दिन में पूरा कर देने का वादा किया है, और वादे पर पूरा न हुआ तो वह मांडले चला जाएगा, चित्र भी ना लेगा और रुपया भी ना देगा। रुपयों के उल्लेख से माशोई कष्ट पाती थी, लज्जित होती थी। वह नाराज होकर बोली, किंतु इसके लिए मैं तुम्हें इतना जी तोड़ परिश्रम कदापि न करने दूंगी। चित्र मुझे बेच देना, मैं दूने दाम दूंगी। बाथिन को इसमें संदेह नहीं था। उसने हंसकर पूछा, किंतु इसका क्या करोगी? माशोई गले का बहुमूल्य हार दिखाकर बोली, इसमें जितने मोती हैं, जितने पन्ने हैं, सबसे इस चित्र को सजाऊंगी और इसके बाद कमरे में अपनी आंखों के सामने टांग कर रखूंगी। उसके बाद जिस दिन रात्रि में खूब चंद्रमा उगेगा और खुली हुई खिड़की के भीतर से उसका प्रकाश तुम्हारे सोए हुए मुख के ऊपर गिरेगा, उसके बाद तुम्हारी निद्रा भंग कर। बात पूरी भी नहीं होने पाई थी कि नीचे से माशोई की बैलगाड़ी राह देख रही थी। उसके गाड़ीवान की उच्च कंठ की पुकार सुनाई पड़ी। बाथिन व्यस्त होकर बोला, इसके बाद की बात फिर कभी सुनूंगा, अभी नहीं, तुम्हारा समय हो गया है, शीघ्र जाओ। किंतु इस तरह समय गुजर जाने की चिंता माशोई के आचरण में जरा भी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि वो और भी अच्छी तरह बैठकर बोली, मेरी तबीयत खराब मालूम होती है, मैं नहीं जाऊंगी। छी, ऐसा कहीं किया जाता है? तो तुम भी चलो। चल सकता तो जरूर जाता, किंतु मैं अपने कारण तुम्हारे कार्यक्रम को भंग नहीं होने दूंगा। और देर मत करो, जाओ। उसका गंभीर मुख और शांत दृढ़ कंठ स्वर सुनकर माशोई उठकर खड़ी हो गई। अभिमान से उसका चेहरा मलिन हो गया। वह बोली, तुम अपनी सुविधा के लिए मुझे दूर करना चाहते हो। दूर मैं हुई जाती हूं, किंतु अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्षण मात्र में बाथिन की कर्तव्य दृढ़ता स्नेह के जल में गल गई। वह उसे पास में खींचता हुआ हंसता हुआ बोला, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मत कर बैठो माशोई। मैं जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा, किंतु अब और विलंब करने से काम नहीं चलेगा।
माशोई ने जैसे विषन्न मुंह से उत्तर दिया, तुम जानते हो कि मेरे बिना तुम्हारे खाने पहनने से लेकर सोने उठने तक सब विषयों में तुम्हारी जो दशा होगी मैं उसे सह न सकूंगी, और तुम मुझे यहां से खदेड़ रहे हो। यह कहकर वह प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए बगैर तेजी के साथ घर के बाहर हो गई। प्रायः अपराह्न के समय जब माशोई की बैलगाड़ी मैदान में पहुंची तब एक चित्र जनमंडली प्रचंड कलरव से कोलाहल कर उठी। वह युवती थी, सुंदरी थी, अविवाहिता थी और विपुल धन की अधिकारिणी थी। मानव के यौवन राज्य में उसका स्थान बहुत ऊंचा था, इसीलिए यहाँ भी बहुमान का आसन उसी के लिए निर्दिष्ट था। आज वह पुष्पमाला वितरण करेगी। इसके बाद जो भाग्यवान इस रमणी के गले में सबसे पहले जयमाला पहनाएगा उसका अदृश्य ही आज मानो संसार के लिए ईर्ष्या की एकमात्र वस्तु होगी। सज्जित घोड़ों की पीठ पर रक्तवर्ण पोशाक वाले सवार उत्साह और चांचल्य के आवेग को कष्ट से संयत कर रहे थे। देखने से मालूम होता था आज संसार में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। क्रमशः समय नजदीक आता गया और जो लोग भाग्य परीक्षा करने के लिए उद्धत थे वे एक पंक्ति में खड़े हो गए। क्षण भर बाद घंटे के साथ ही मरने जीने की परवाह छोड़कर उन लोगों ने अपने घोड़े छोड़ दिए। यह वीरत्व है, यह युद्ध का अंश है। माशोई के पिता पितामह आदि सब सैनिक थे। युद्ध करना ही उनका व्यवसाय था। नारी होने पर भी उनका ही रक्त उसकी रगों में दौड़ रहा था। यह उसके वश की बात न थी कि जो विजयी हो उसका अपने समस्त हृदय से वह स्वागत न करे। इसीलिए जब एक भिन्न ग्रामवासी अपरिचित युवक ने आरक्त देह, कांपते हुए मुंह और पसीने भरे हाथों से उसे जयमाला पहना दी तब उनके आग्रह की अतिशयता अनेक कुलीन रमणियों की आंखों में खटके बिना न रह सकी। लौटते वक्त उसने उसे गाड़ी में अपने बगल में स्थान दिया और उससे सजल कंठ से कहा, तुम्हारे विषय में मैं बहुत डर गई थी। एक बार तो यह भी मन में आया कि इतनी बड़ी ऊंची दीवार है, यदि लांघते समय किसी प्रकार पैर चूक जाए तो। युवक ने विनय से गर्दन झुका ली, किंतु इस अभय साहसी बलिष्ठ वीर के साथ माशोई मन ही मन अपने उस दुर्बल, कोमल और विषयों में अपटु चित्रकार की तुलना किए बगैर न रह सकी। युवक का नाम था पोखिन। बातों ही बातों में मालूम हुआ कि वह उच्च वंशीय है, धनी है और उसका दूर का रिश्तेदार भी है। माशोई ने आज बहुत से लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था। वे सब और दूसरे बहुत से लोगों की भीड़ गाड़ी के साथ साथ आ रही थी। आनंद की प्रबलता से, उनके तांडव नृत्य से उठे हुए धूल के मेघों से, संगीत और असहाय निनाद से उस समय संध्या का आकाश एक बारगी ढककर अभिभूत हो गया था। यह भयंकर जनता जब उसके मकान के सामने के आगे से बढ़ गई तब क्षण भर के लिए बाथिन ने अपना काम छोड़ दिया और खिड़की के पास आकर चुपचाप देखने लगा। संध्या भोज की घटना के बाद दूसरे दिन माशोई ने बाथिन से कहा, कल की संध्या बड़े आनंद से कटी। दया करके बहुत सारे लोग आए थे, केवल तुम्हारे पास समय नहीं था, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। उस चित्र को वो जी जान से खत्म करने में लगा था, इसलिए बिना मुख उठाए ही वह बोला, भला ही किया। और यह कहकर वह फिर से काम में लग गया। माशोई विस्मय से स्तंभित रह गई। बातों के भार से उसका पेट फूल रहा था। कल काम के भार से बाथिन उत्सव में भाग नहीं ले सका था, इसलिए उसके साथ बहुत सारी बातें करूंगी यह सोचकर वह आई थी, किंतु यहाँ सब उल्टा हो गया। अकेले अकेले केवल प्रलाप हो सकता है, आलाप नहीं, इसलिए वह स्तब्ध होकर बैठ रही। किसी भी प्रकार दूसरे पक्ष की उदासीनता और गंभीर नीरवता के रुद्ध द्वार को खोलकर भीतर प्रवेश करने का उसे साहस नहीं हुआ। प्रतिदिन जो छोटे मोटे काम वह कर कर जाती थी वे आज पड़े ही रहे। किसी भी काम में हाथ लगाने की उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। इस तरह बहुत सारा समय निकल गया। एक बार भी बाथिन ने मुंह उठाकर नहीं देखा, एक बार भी कोई प्रश्न नहीं किया। जिस प्रकार कल की इतनी बड़ी घटना के प्रति उसका लेश मात्र भी कौतूहल नहीं, उसी प्रकार मानो काम के बीच सांस लेने का भी उसे अवकाश नहीं है। बहुत देर तक वह चुपचाप कुंठित और लज्जित सी बैठी रही। अंत में थक कर उठ बैठी और मृदु कंठ से बोली, तो अब मैं जाती हूं। बाथिन चित्र पर दृष्टि रखते हुए ही बोला, अच्छा जाओ। जाते समय माशोई को मन में लगा कि मानो वह इस मनुष्य के अंदर की बात जान गई हो। सोचा पूछूं, एक बार पूछने की इच्छा भी हुई,
परंतु मुंह नहीं खोल सकी, चुपचाप ही बाहर चली गई। माको ने आते ही देखा कि पोखिन बैठा है। गत रात्रि के आनंदोत्सव के विषय में वह धन्यवाद देने आया था। अतिथि को माशोए ने अच्छी तरह बिठाया। उस व्यक्ति ने पहले माशोए के ऐश्वर्य की बात उठाई, फिर वंश की, फिर उसके पिता की ख्याति की और राजद्वार में उनके मान सम्मान की बात कही। इस प्रकार न जाने वह क्या क्या अनर्गल बकता चला गया। उस सब में से कुछ तो उसने सुना और कुछ उसके अनमनस्क कानों तक पहुंचा ही नहीं। किंतु वो आदमी से बलिष्ठ और अति साहसी घुड़सवार ही नहीं था, अत्यंत धूर्त भी था। माशोए की इस उदासीनता को वो ताड़ गया। मांडले के राज परिवार के प्रसंगों को उठाकर अंत में जब उसने सौंदर्य की आलोचना करनी शुरू की और जब वह कृत्रिम सरलता से परिपूर्ण होकर इस रमणी को लक्ष्य करके बार बार उसके रूप और यौवन की ओर इशारा करने लगा, तब उसे यद्यपि मन ही मन अतिशय लज्जा मालूम हुई, फिर भी वो इससे एक विचित्र आनंद और गौरव अनुभव करती रही। बातचीत खत्म होने के बाद जब पोखिन विदा होने लगा, तब आज की रात्रि के लिए भी वह भोजन का निमंत्रण लेता गया। किंतु उसके जाने के बाद ही माशोए का समस्त मन उसकी बातचीत की मन ही मन आवृत्ति करके छोटा हो गया और ग्लानि से भर गया। निमंत्रण देने की भूल के कारण उसकी विरक्ति और वितृष्णा की अवधि नहीं रही। तब उसने झटपट अपने नौकर के हाथ और भी कई बंधु बांधवों को निमंत्रण भेज दिए। अतिथि लोग यथा समय हाजिर हुए। आज भी हंसी दिल लगी गपशप नृत्य गीत के साथ जब खाना पीना संपन्न हुआ, तब रात्रि अधिक बाकी नहीं थी। क्लांत परेशान होकर वह सोने गई, किंतु आंखों में नींद नहीं आई। और आश्चर्य यह कि जिनके साथ इतना समय इस तरह काट दिया, उनमें से किसी की भी कोई भी बात उसके मन में नहीं आई। वह सब मानो बहुत युगों की पुरानी अकिंचितकर घटना थी, किंतु शुष्क और बिल्कुल नीरस। उसके मन में बार बार कोई दूसरा ही व्यक्ति आने लगा, जो उसी के उद्यान के कोने के एक निर्जन गृह में इस समय भी निर्विघ्न है। आज के इतने उद्यम उपद्रव का लेश मात्र भी उसके कानों में जाने के लिए कहीं छोटा सा मार्ग भी खोज न पा सका, जिसमें कि वह जा सके। बहुत दिनों का अभ्यास प्रभात होते ही माशोए को फिर से खींचने लगा। आज वह फिर बाथिन के कमरे में जाकर बैठ गई। प्रतिदिन की तरह आज भी वह केवल आओ कहकर उसकी सहज अभ्यर्थना का कार्य समाप्त करके काम में लग गया। किंतु पास में बैठकर माशोए को ख्याल आने लगा कि यह कर्म निरत नीरव मनुष्य ही मानो उससे बहुत दूर चला गया है। बहुत देर तक तो माशोए कहने के लिए कोई बात खोज ही नहीं सकी। इसके बाद संकोच छोड़कर उसने पूछा, तुम्हारा अब और कितना काम बाकी रह गया है? बहुत। तो इन दिनों में क्या किया? बाथिन इसका जवाब न देकर चुरट का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, यह शराब की गंध में सहन नहीं कर सकता। माशोए ने इस इशारे को समझ लिया। उसने जल भूनकर बॉक्स को जोर से ठेल कर कहा, मैं सुबह सुबह चुरट नहीं पीती और चुरट की गंध छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। मैं किसी नीच जाति की बेटी नहीं हूं। माशोए बिजली की तरह जोर से उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम जैसे नीच हो वैसे ही ईर्ष्यालु भी हो, इसलिए तुमने मेरा यह अकारण अपमान किया है। अच्छा यही ठीक है, मैं अपने वस्त्र तुम्हारे घर से चिरकाल के लिए हटाए लिए जाती हूँ। यह कहकर वह प्रत्युत्तर की राह देखे बगैर ज्यों ही जल्दी से घर छोड़ने के लिए जाने लगी, त्यों ही बाथिन ने पीछे से पुकार कर संयत स्वर में कहा, मुझे कभी किसी ने नीच और ईर्ष्यालु नहीं कहा। तुम हठात अंतःपतन के मार्ग पर जाने को उद्धत हुई हो, इसलिए मैंने तुम्हें सावधान किया है। माशोए लौटकर खड़ी हो गई और बोली, मैं अंतःपतन के मार्ग पर जा रही हूं? मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। अच्छा, तो तुम अपने इस ज्ञान को अपने पास ही रखो, किंतु यह निश्चित है कि जिसके पिता अपने संतान के लिए आशीर्वाद रख गए हैं, अभिशाप नहीं, उसके साथ तुम्हारे मन का मेल नहीं हो सकता। यह कहकर वह तो चली गई, किंतु बाथिन स्थिर होकर बैठा रहा। कोई किसी कारण किसी को इतने मर्मांतक रूप से विरोध कर सकता है? इतना प्यार एक ही दिन में इतना बड़ा जहर हो सकता है, यह वह सोच भी नहीं सकता। माशोए ने घर जाकर देखा तो पोखिन बैठा है। वह सम्मान पूर्वक उठकर खड़ा हुआ और अत्यंत मधुरता पूर्वक मुस्कुराया। उसका मुस्कुराना देखकर माशोए की दोनों भवें मानो अनजाने में ही कुंठित हो उठी। बोली, आपका क्या कोई विशेष कार्य है? नहीं, कार्य तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अभी मेरे पास समय नहीं है।
कहकर माशोई पास की सीढ़ियों से ऊपर चली गई। गत रात्रि की बात स्मरण करके पोखिन एक बारगी हतबुद्धि हो गया, किंतु चपरासी को सामने आते देखकर वह उसे सूखी हंसी के साथ 1 रुपया हाथ में पकड़ाकर सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया। बचपन से जिनका कभी एक पल के लिए भी वियोग नहीं हुआ, अदृश्य की विडंबना से आज 1 महीने से अधिक हो गया, उनमें से किसी ने भी किसी से साक्षात्कार नहीं किया। माशोई यह सोचकर अपने को समझाने की चेष्टा करने लगी कि यह एक तरह से अच्छा ही हुआ, जिस मोह के जाल ने मुझे इतने दिनों से अपने कठोर बंधनों में जकड़कर अभिभूत सा कर रखा था, वह छिन्न हो गया। अब उसके साथ मेरा बिंदु मात्र भी संबंध नहीं है। इस धनी की कन्या की नवीन उद्दाम प्रकृति ने पिता की मौजूदगी में भी कई बार बहुत से ऐसे काम करने चाहे हैं जिन्हें वह केवल गंभीर और संयतचित्त बाथिन की नाराजगी के भय से ही नहीं कर सकी है, किंतु आज वह स्वाधीन है। एक बारगी खुद की मालिक खुद ही हो गई है। कहीं से किसी के आगे लेश भर भी जवाबदेही करने की उसे जरूरत नहीं रही। इसी बात को लेकर वह मन ही मन बहुत कुछ उधेड़ बुन जोड़ तोड़ करती रही है, परंतु एक दिन भी अपने हृदय की निगूढ़ गृह के द्वार खोलकर उसने कभी नहीं देखा कि वहां क्या है। यदि देखती तो देख पाती कि अब तक सिर्फ वह अपने आप को ही ठगती रही है। उस एकांत गुप्त कमरे में रात दिन आमने सामने दोनों बैठे हुए हैं और दोनों की आंखें नीरव भाव से आंसू बहा रही हैं। अपने जीवन का यह करुण चित्र उसके मन चक्षु के लिए अगोचर था, इसलिए इस बीच अपने घर अनेक उत्सव रात्रियों के निष्फल अभिनय हो गए। पराजय की लज्जा ने उसे धूलि के साथ नहीं मिला दिया, किंतु आज का दिन ठीक तरह से क्यों काटना नहीं चाहा, यह बात बतलानी होगी। जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष उसके घर आमोद आह्लाद और खाने पीने का अनुष्ठान होता था। आज यही आयोजन कुछ अधिक आडंबर के साथ हो रहा था। उसमें घर के दास दासियों से लेकर पड़ोसियों तक ने आकर योग दिया है, परंतु मानो केवल उसी का काम में जी नहीं है। सुबह से उसे मन ही मन लग रहा है कि यह सब व्यर्थ है, यह सब व्यर्थ का परिश्रम है। न जाने कैसे इतने दिनों मानो उसे लगता था कि वह भी इस दुनिया के अन्य लोगों के समान है, वह भी मनुष्य है, वह भी ईर्ष्या से अतीत नहीं है। उसके घर जो यह सब आनंद उत्सव के बड़े बड़े और नए नए आयोजन हो रहे हैं, इसकी खबर क्या उस बंद खिड़कियों को भेद कर उस एकांत कमरे में नहीं पहुंचती होगी और उसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचती होगी? संभव है वह अपनी तुलिका फेंक कर कभी स्थिर होकर बैठता हो, कभी चंचल होकर जल्दी जल्दी घर में चहलकदमी करने लगता हो, कभी निद्रा विहीन तृप्त सैया पर पड़कर सारी रात जल भुनकर खाक हुआ करता हो, और कभी, किंतु जाने दो इन सब बातों को। माशोई कल्पना ही कल्पना में इतने दिनों तक एक प्रकार के तीक्ष्ण आनंद का अनुभव किया करती थी, किंतु आज अचानक उसे जान पड़ा कि कुछ भी नहीं है। उसके किसी कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ा। सब झूठ है, सब धोखा है। न तो वह स्वयं पकड़ना चाहता है और न ही पकड़ाई ही देना चाहता है। वह दुर्बल देह अकस्मात न जाने कैसे एक बारगी पहाड़ की तरह कठोर और अचल हो गया है। कहीं कोई भी आंधी इसे रत्ती भर भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। फिर भी जन्मतिथि के उत्सव का विराट आयोजन आडंबर के साथ ही हो रहा था। पोखिन आज सर्वत्र काम में मुख्य बन गया था और इससे परिचित लोगों में कानाफूसी भी होने लगी कि जान पड़ता है यही आदमी एक दिन इस घर का स्वामी हो जाएगा, और शायद अब वह दिन दूर भी नहीं है। गांव के स्त्री पुरुषों से मकान परिपूर्ण था। चारों ही तरफ आनंद कलरव सुनाई पड़ता था, किंतु जिसके लिए यह सब हो रहा था वही व्यक्ति अनमना था। उसी का मुख निरानंद की छाया से आच्छन्न था, परंतु यह छाया प्रायः किसी भी बाहरी आदमी की आंखों को मालूम न हो सकी। मालूम पड़ी तो केवल मकान के 2-1 पुराने नौकर नौकरानियों को, और मालूम पड़ा जो कि अलक्ष्य में रहकर भी सब कुछ देख सकते हैं। केवल वे ही देखने लगे कि इस लड़की के निकट यह अभी कुछ विडंबना है। इस जन्मतिथि के दिन हर वर्ष जो मनुष्य सबसे पहले चुपचाप उसके गले में आशीर्वाद की माला पहना देता था, आज न वह है न ही वह माला है, और उस आशीर्वाद का भी आज बिल्कुल अभाव है। माशोई के पिता के समय के एक बूढ़े ने आकर कहा, छोटी बिटिया कहाँ है वह? उनको तो आज देख नहीं रहा हूं। बूढ़ा कुछ समय पहले ही नौकरी से छुट्टी करके घर चला गया था। उसका घर भी दूसरे गांव में था। मनमुटाव की यह बात उसे मालूम नहीं थी। आज यहाँ पर ही नौकरों के द्वारा उसे यह बात मालूम हुई।
माशोई उद्धत भाव से बोली, देखना दरकार हो तो उसके घर जाओ, यहां क्यों आए हो? अच्छी बात है, मैं जाता हूं, कहकर बूढ़ा चला गया। जाते जाते धीमे स्वर में कहता गया, केवल उसी को अकेले देखने से तो काम नहीं चलेगा, तुम दोनों को एक साथ देखना चाहिए, नहीं तो यहां तक चलकर आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़े की बात इस युवती से छिपी नहीं रही और तभी से एक प्रकार की विचित्र अवस्था में ही सब कामों में उसका समय कट गया था। सहसा गले का एक दबा हुआ अस्फुट स्वर सुनकर उसने गर्दन उठाई तो देखा कि बाथिन खड़ा है। उसके सर्वांग में बिजली दौड़ गई, किंतु निमेष मात्र में उसने अपने आप को संभाल लिया और वह मुंह फिराकर अन्यत्र चली गई। कुछ समय बाद बूढ़ा आकर बोला, छोटी बिटिया, कुछ भी हो, बाथिन तुम्हारे मेहमान है, क्या उससे एक बात भी नहीं करनी चाहिए? किंतु मैंने तो तुमसे उसे बुलाने के लिए नहीं कहा था। यही तो मुझसे अपराध हो गया, कहकर वह वापस जा रहा था कि माशोई ने बुलाकर कहा, अच्छा, मेरे सिवा यहां और भी तो लोग हैं, वे तो बात कर सकते हैं। बूढ़ा बोला, हाँ कर तो सकते हैं, परंतु अब उसकी आवश्यकता नहीं, वे चले गए। माशोई क्षण भर स्तब्ध रह गई, फिर बोली, मेरा भाग्य, नहीं तो तुम भी तो उनसे भोजन करने के लिए कह सकते थे। नहीं, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं, यह कहकर बूढ़ा गुस्से में चला गया। इस अपमान से बाथिन की आंखों में भी पानी आ गया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, केवल अपने आप को ही धिक्कार कर कहा कि यह ठीक ही हुआ, मुझ जैसे निर्लज्ज मनुष्य के लिए इसी की जरूरत थी। किंतु यह बात केवल इस रात्रि के भीतर ही खत्म नहीं हो गई, इससे भी कहीं अधिक, बहुत अधिक अपमान अभी उसके अदृष्ट में और भी लिखा था, जो कि उसके 2 दिन बाद उसे महसूस हुआ। और इस प्रकार महसूस हुआ कि उस लज्जा को जीवन भर वह कहाँ रखेगा, इसका कोई कूल किनारा नहीं दिख पड़ा। जिस चित्र को लेकर हमने यह कथा प्रारंभ की थी, जातक का, वह गोपा का चित्र इतने दिनों में अब संपूर्ण हो गया था। 1 मास से भी अधिक समय के अविश्राम परिश्रम का फल आज शेष हुआ। सुबह का सारा समय उसने इसी आनंद में मग्न रहकर बिताया। चित्र राज दरबार में जाएगा, जो व्यक्ति दाम देकर उसे ले जाने वाला था, खबर पाकर वह उपस्थित हो गया, किंतु चित्र का पर्दा हटाते ही वह चौंक पड़ा। चित्रों के संबंध में वह अनाड़ी नहीं था। बहुत देर तक एक टक देखने के बाद अंत में क्षुब्ध स्वर में बोला, यह चित्र मैं राजा को न दे सकूंगा। भय और विस्मय से हतबुद्धि होकर बाथिन ने कहा, क्यों? कारण यह कि मैं इस मुख को पहचानता हूं। मनुष्य का चेहरा देखकर देवता अंकित करने से देवता का अपमान होता है। यदि यह बात राजा को मालूम हो गई तो मेरा मुंह भी न देखेंगे। यह कहकर वह चित्रकार की विस्फारित व्याकुल आंखों की ओर कुछ देर देखकर और मुस्कुराकर बोला, कुछ ध्यान देकर देखने से तुम ही देख सकोगे कि यह कौन है। यह चित्र नहीं चल सकता। बाथिन की आंखों पर से धीरे धीरे मानो कोहरे का भारी गहरा अंधकार हटने लगा। उस भद्र व्यक्ति के वहां से चले जाने पर भी वह अपनी दृष्टि को वैसे ही निबद्ध किए हुए खड़ा रहा। उसकी आंखों से पानी गिरने लगा और यह समझना बाकी न रहा कि इतने दिन प्राणांत परिश्रम करने के बाद उसने अपने हृदय के अंतस के जिस सौंदर्य, जिस माधुर्य को बाहर खींचकर निकाला है और देवता के रूप में जिसे उसने दिन रात ढाला है, वह सौंदर्य जातक की गोपा का नहीं, उसकी माशोई का है। आंखें पोंछते हुए उसने मन ही मन कहा, भगवान, तुमने मेरी इस तरह की विडंबना की, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पोखिन साहस बटोर कर बोला, तुम्हारी कामना तो देवता भी करते हैं माशोई, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। माशोई अनमनस्क सी होकर बोली, परंतु जो नहीं करता मालूम होता है वह देवताओं से भी बड़ा है। किंतु उसने इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ने दिया। कहा, सुना है दरबार में तुम्हारी खूब घुसपैठ है, क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकोगे बहुत जल्द? पोखिन ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा कार्य? एक मनुष्य पर मेरा बहुत सा रुपया निकलता है, परंतु मैं उससे वसूल नहीं कर पाती हूं। उसका कोई दस्तावेज नहीं है। क्या तुम इसका कुछ उपाय कर सकते हो? अवश्य। क्या तुम जानती नहीं कि मैं राजकर्मी हूं? यह कहकर वह हंसा। इस हंसी में स्पष्ट उत्तर था। माशोई व्यग्रता से उसका हाथ दबाकर बोली, तो कोई उपाय कर दो आज ही,
मैं एक दिन का भी विलंब नहीं करना चाहती। पोखिन गर्दन हिलाकर बोला, अच्छी बात है, करता हूं। यह ऋण हमेशा से इतना तुच्छ, इतना असंभव और इतना हास्यप्रद था कि इस संबंध में किसी ने भी कभी भी चिंता नहीं की थी। किंतु राजकर्मी के मुख की आशा से माशोई की समस्त देह एक पल में उत्तेजना से उत्तप्त हो उठी। वह अपने दोनों चक्षुओं को प्रदीप्त कर उसका समस्त इतिहास सुनाकर बोली, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एक कौड़ी भी नहीं। जोंक जिस तरह से रक्त सोख लेती है, ठीक उसी तरह से। आज अभी नहीं हो सकता। इस विषय में उस मनुष्य से अधिक कहने की जरूरत न थी। यह उसकी आशा से भी अधिक था। वो अपने भीतर के आनंद और आग्रह को किसी तरह दबाकर बोला, राजा का कानून कम से कम 7 दिन का समय चाहता है। इतने समय तक तो किसी भी प्रकार धैर्य धरना ही पड़ेगा। इसके बाद जिस प्रकार चाहो उस प्रकार, जितना चाहो उतना रक्त चूसो, मैं आपत्ति न करूंगा। अच्छी बात है, किंतु अब आप यहां से जाइए। यह कहकर वह एक तरह से छूटकर भाग खड़ी हुई। इस दुर्बोध लड़की की तरफ से उस आदमी के लोभ की कोई सीमा न थी, इसलिए उसकी अनेक अवहेलनाओं को भी वह बिना कुछ कहे पचा जाता था। आज भी उसने ऐसा ही किया, बल्कि घर लौटते समय मार्ग में उसका चित्त पुलकित होकर बार बार यह बात कहने लगा, अब कुछ भय नहीं, मेरे सफलता के पथ के निष्कंटक होने में मालूम होता है अब देर नहीं लगेगी। यह सच है कि देर न लगेगी, किंतु कितना शीघ्र और कितना बड़ा विस्मय भगवान ने उसके भाग्य में लिख रखा था, इस बात की कल्पना करना भी आज उसके लिए संभव नहीं था। ऋण के दावे का सम्मन आया। उसे हाथ में लेकर बाथिन बहुत समय तक चुपचाप बैठा रहा। यद्यपि ठीक इसी बात की उसे आशंका नहीं थी, फिर भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। समय थोड़ा है, शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। एक दिन माशोई ने गुस्से से उसके पिता की फिजूल खर्ची पर व्यंग किया था। उसके इस अपराध को वह भूला नहीं था और उसके लिए उसे क्षमा भी नहीं किया था। इसलिए वह अब उससे समय की भिक्षा मांगकर उनका और अपमान कराने की कल्पना नहीं कर सका। उसे चिंता सिर्फ इतनी थी कि उसके पास जो कुछ है वह सब देकर भी अपने पिता को ऋण मुक्त वह कर सकेगा या नहीं। उसके गांव में एक धनी महाजन था। दूसरे दिन सुबह ही उसने उसके पास जाकर गुप्त रीति से सर्वस्व बेच डालने का प्रस्ताव किया। मालूम हुआ कि जितना वह देना चाहता है उतना ऋण चुकाने के लिए काफी है। रुपये लेकर वह घर आया, किंतु एक मनुष्य के अकारण हृदयहीनता ने उसकी समस्त देह और मन के ऊपर अज्ञात भाव से कितना बड़ा आघात पहुंचाया है, यह वह तब तक न जान सका जब तक उसे जोर का ज्वर न चढ़ाया। दिन और रात किस प्रकार निकल गए इसका उसे पता भी नहीं लगा। होश आने पर उसने देखा कि आज ही उसकी मियाद की अंतिम तिथि है। आज अंतिम दिन है। अपने एकांत कोने में बैठकर माशोई अपनी कल्पनाओं की जाल बुन रही थी। उसके अहंकार ने क्षण भर में स्वयं चोट खा खा कर दूसरे व्यक्ति के अहंकार को एक बारगी उच्च बनाकर खड़ा कर दिया था। वही विराट अहंकार आज उसके पैरों पर गिरकर मानो मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें उसे लेश मात्र भी संशय नहीं रहा। इसी समय नौकर ने आकर जताया कि नीचे बाथिन राह देख रहे हैं। माशोई मन ही मन क्रूर हंसी हंसकर बोली, जानती हूं। वह स्वयं भी इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी। माशोई के नीचे आते ही बाथिन उठकर खड़ा हो गया, किंतु उसके मुंह को देखते ही माशोई की छाती में मानो सेल बिंध गई। रुपए वह चाहती नहीं थी, रुपए पर उसका रत्ती भर भी लोभ नहीं था, किंतु उस रुपये के नाम से कितना भयंकर अत्याचार किया जा सकता है यह उसने आज स्वयं देखा। बाथिन ने ही पहले बात की, कहा, आज 7 दिनों की मियाद का अंतिम दिन है, तुम्हारा रुपया लाया हूं। हाय रे मनुष्य, मरते हुए भी दर्प नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो प्रत्युत्तर में माशोई के मुख से यह बात कैसे बाहर निकल सकती कि मैं कुछ थोड़े से रुपए नहीं चाहती, मैंने तो ऋण के समस्त रुपए चुकाने को कहा है। बाथिन का पीड़ित सूखा मुंह हंसी से भर गया। वह बोला, ठीक कहती हो, तुम्हारा सभी रुपया लेकर आया हूं। सब रुपया? पाया कहां से? कल जान जाओगी, उस बक्से में रुपए रखे हैं, किसी से लाने के लिए कह दो। गाड़ीवान ने दरवाजे के बाहर से उसे लक्ष्य करके पूछा, और कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर लग जाएगी तो पेगो में रात्रि को ठहरने का स्थान नहीं मिल सकेगा। माशोई ने गर्दन बढ़ाकर देखा
कि रास्ते पर बॉक्स, बिस्तर आदि सामान से लदी हुई बैलगाड़ी खड़ी है। भय से निमेष मात्र में उसका समस्त मुख फीका पड़ गया। व्याकुल होकर एक साथ वह 1000 प्रश्न पूछने लगी। पेगू क्यों जा रहे हो? कल क्या मालूम होगा? आज बोलते बोलते ही वह आत्मविस्मृत सी होकर पास आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर निमेष मात्र में हाथ छोड़कर उसने उसका माथा छुआ और चौंक कर कहा, ओह, तुम्हें तो ज्वर चढ़ा हुआ है। इसी से तो कहती हूं कि मुंह में इतना फीकापन क्यों है। बाथिन ने अपने आप को छुड़ाकर शांत मृदु कंठ से कहा, बैठो। यह कहकर वह स्वयं ही बैठ गया और बोला, मैं मांडले जा रहा हूं। आज क्या तुम मेरा अंतिम अनुरोध सुनोगी? माशोए ने गर्दन हिलाकर जताया कि सुनूंगी। बाथिन कुछ स्थिर होकर बोला, मेरा अंतिम अनुरोध है कि कोई सुपात्र देखकर उसके साथ शीघ्र विवाह कर लेना। इस प्रकार अविवाहित अवस्था में अधिक दिन न रहना। और भी एक बात। इतना कहकर वह कुछ समय तक मौन रहा और इस बार और भी मृदु कंठ से बोला, और भी एक बात तुम्हें चिरकाल के लिए मन में रखने के लिए कहता हूं। यह बात कभी नहीं भूलना कि लज्जा के समान अभिमान भी स्त्रियों का भूषण है, किंतु अति करने से। माशोए अधीर होकर बीच में बोल उठी, यह सब और कितने दिन सुनूंगी? रुपया तुमने कहां पाया सो बताओ। बाथिन हंस पड़ा, बोला, यह बात क्यों पूछती हो? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं जानती? रुपये तुमने कहां से पाए? बाथिन ने थूक निगल कर इधर उधर करते हुए अंत में कहा, बाप का ऋण है, उन्हीं की संपत्ति देकर चुकाया गया है, नहीं तो मेरा खुद का और है क्या? तुम्हारा फलों का बगीचा? वह भी तो पिताजी का ही था। तुम्हारी उतनी पुस्तकें? अब पुस्तकें लेकर क्या करूंगा? इसके सिवाय वे भी तो उन्हीं की थी। माशोए एक निश्वास छोड़कर बोली, जाने दो, अच्छा ही हुआ। अब ऊपर चलकर सो जाओ, चलो। किंतु मुझे तो आज ही जाना होगा। इस ज्वर को लेकर तुम्हें क्या सचमुच ही विश्वास है कि मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़ दूंगी? यह कहकर उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार बाथिन ने विस्मय से देखा कि माशोए का चेहरा एक पल में एक बारगी ही परिवर्तित हो गया है। उस मुख पर विषाद, विद्वेष, निराशा, लज्जा, अभिमान, किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह मात्र नहीं है, सिर्फ विराट स्नेह और उतनी ही विपुल शंका। उस मुख ने उसे एक बारगी मंत्रमुग्ध कर दिया। वह चुपचाप धीरे धीरे पीछे पीछे ऊपर सोने के कमरे में जा उपस्थित हुआ। उसे शैया पर सुलाकर माशोए पास में बैठ गई और 2 सफल दृश्य चक्षुओं को उसके पांडुर मुख पर रख कर बोली, तुम क्या समझते हो कि तुम जो रुपये ले आए हो इसी से तुम्हारा ऋण अदा हो गया? मांडले जाने की बात तो छोड़ दो, मेरे हुक्म के बिना इस घर के बाहर निकलते ही मैं छत पर से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, किंतु अब और दुख नहीं सहूंगी, यह मैं तुमसे निश्चयपूर्वक कह रही हूं। बाथिन ने कुछ जवाब नहीं दिया। चादर तान कर और एक दीर्घ श्वास लेकर वह करवट बदलकर सो गया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।